हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और अगले टॉपिक को देखते हैं। अपने पास में हमने आज करना है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवॉइसिंग, ई वे बिल भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, मेन वही है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। देखो, सबसे पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। जरूरत क्या है यार इसकी, जरूरत को पहले समझो तभी बात समझ में आएगी। हमने है ना जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक पर्सन का इनवॉइस जो है वो लगा दिया, इनवॉइस नंबर लगा दिया हमने। ठीक है, और सामने वाले रिसिपिएंट ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, रिसिपिएंट ने। अब हमें पता लगता है कि ना हमें ना इस इनवॉइस के अंदर, जिस इनवॉइस के बेस पे इसको अपडेट किया था पोर्टल पे, इस इनवॉइस के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। सर क्यों करने हैं पहले चेंजेस, बता तो दो। बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है कि मैंने उससे एक्चुअल सप्लाई जो है वो 100 लेनी थी, एक्चुअल 100 थी, और मैंने उससे ले लिया कितना, 80। तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि 100 के ऊपर टैक्स कुछ और बनेगा और 80 के ऊपर कुछ और बनेगा। हो सकता है कि मैंने 18% उससे जीएसटी लेना हो और ले लिया कितना हो, 12%। तो भी चेंजेस की जरूरत हो सकती है। बिल्कुल होगी सर, गलती से गलत कर दिया मैंने, रेट गलत लगा दिए वहां पे, अब मुझे इनवॉइस के अंदर चेंजेस करने हैं। अच्छा, हो सकता है कि मेरी चीजें जो हैं वो सामने वाले पर्सन ने रिटर्न कर दी हो। मेरी जो पार्टी थी, मेरा जो डेटर था, उसने थोड़े दिन उसको यूज किया, कहता है जी मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है आपकी। और बिजनेस के अंदर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, रिटर्न पॉलिसी हम देते हैं। तो उसने क्या नाम है, चीज मेरे को रिटर्न कर दी। अब सामने से आईटीसी तो आ चुका है, पोर्टल के ऊपर डाल चुका हूं, मुझे तो ये सेल्स रिटर्न का बनाना है, तो भी चेंजेस हो जाएंगे। या फिर मान लो कि चीजें बिक नहीं रही थी और मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा अच्छा यार एक काम करो ना, इसके ऊपर डिस्काउंट दे दूंगा तुम्हारे को, एडिशनल डिस्काउंट। ये डिस्काउंट और अच्छे से हम लोग चैप्टर उसके अंदर पढ़ते हैं, क्या नाम है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। तो सर कुछ भी हो, एक बात तो तय हो गई कि ये पूरी मामले के अंदर, पूरे प्रकरण के अंदर ना इनवॉइसिंग के अंदर चेंजेस हो रही है। अब जीएसटी पोर्टल क्या इसी काम के लिए बैठा हुआ है कि तुम एक दिन तो अपलोड करो, अगले दिन इसको फिर क्या नाम है चेंज करो। तो हम कहते हैं हमने अमेंडमेंट नहीं देनी है आपको, आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये रूल बनाया गया है, ये बोला गया है कि आप एक बारी जो अपलोड कर दोगे ना, और ये बात मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि एक बार जो अपलोड कर दिया ना उसको कैंसिल जरूर किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता। अब ये तो गहन समस्या है सर। तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए, और बिजनेस के अंदर ये चीजें होती ही रहती हैं, कम ज्यादा होती रहती हैं, क्योंकि इसके बिना तो बिजनेस चल भी नहीं सकता। बोला गया कि हम क्या देंगे जी, डेबिट नोट देंगे और क्रेडिट नोट देंगे। अब एक बात याद रखना कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ना, सप्लायर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाएगा। सप्लायर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाएगा का मतलब क्या है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, वरना तो उल्टा हो जाएगा काम। अच्छा एक बात बताओ ना, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो चेंजेस आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ना चेंजेस आ रहे हैं, वही तो चेंज करना चाह रहा है। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो अब जरा एक बात ध्यान रखना, कहता है इफ सप्लायर नीड टू डेबिट द रिसिपिएंट, अपनी पार्टी को डेबिट करना है उसने, तो वो क्या इशू करेगा, एक डेबिट नोट इशू करेगा, पार्टी को डेबिट करना है। अच्छा, अब तुम अकाउंट्स के अंदर महारत हासिल किए हुए बच्चे हो, पार्टी को, मेरी पार्टी को जो कि मेरा डेटर था, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और यहां क्या करूंगा जी, टू सेल्स कर दूंगा 1 मिनट के लिए। अच्छा, तो डेबिट किया और डेबिट नोट हुआ, कहने का मतलब यह है कि मैंने अपने रिसिपिएंट को डेबिट किया और डेबिट नोट इशू कर दिया। किसको, मैं सप्लायर हूं, अपने रिसिपिएंट को। अगर डेटर डेबिट होता है
तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा काम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यानी कि सर आपने 12% पहले इशू किया होगा, 18% करना होगा। 100 रुपए की सेल को आपने गलती से 80 लिख दिया होगा। किसी भी ऐसी सेल्स को जो कि छूट गई होगी आपको इंक्रीज करना होगा। तो अपन क्या कर देते हैं जी, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से डेबिट नोट को इशू करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि डेबिट नोट कब इशू करना है, किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है? सप्लायर के। अच्छा, इसका रिवर्स, इफ सप्लायर नीड टू क्रेडिट द रिसिपिएंट, तो वो क्या इशू करेगा सर? क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब अब मैं क्या एंट्री बना रहा हूं यहां पे, डेटर्स अकाउंट डेबिट की जगह पे टू डेटर्स अकाउंट। तो इसका मतलब अगर मैंने उल्टा रिवर्स करना है, जो मैंने भी सिचुएशन बोली है, तो कम करना है, कम करना है तो क्या लगेगा सर? क्रेडिट नोट लगेगा। बात समझ में आई? ओके, किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है? सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। बस इतनी चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ था। अंडर जीएसटी लॉ कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एनी चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और टैक्स अमाउंट। इन सच केसेस रेक्टिफिकेशन इज डन बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सच जीएसटी अंडर जीएसटी ओनली सप्लायर अलाउड टू, ओनली सप्लायर, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, ओनली सप्लायर अलाउड टू इशू डेबिट और क्रेडिट नोट टू रिसिपिएंट। और लिए लास्ट वाले 2 पॉइंट तो मैंने आपको बताई। कोई शक इसमें? और अब देखो ये जो मैंने अभी बोला था तुम्हारे को एग्जांपल के अंदर कि इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी, ठीक है जी, उसके ये एग्जांपल दिए हुए। वैल्यू था 100 रुपए, जो था वो 80 रुपए, एक्चुअल थी 80, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया कितना? 100। तो हम क्या करेंगे सर? चेंजेस हमारे को चाहिए। वेयर द टैक्स इनवॉइस हैज इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो इन तीनों केसेस के अंदर जो मैंने अभी बोले थे ना आप लोगों को, इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं? इशू कर देते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है जी, तीनों के अंदर। डन। आगे क्या लिखा गया? लिखा गया वंस ए क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर विल बी रिड्यूस। टैक्स लायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी ना, क्रेडिट नोट इशू करने से, डेबिट नोट करने से। डेबिट नोट में हमने डेटर को बढ़ाया, भाई डेटर बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मान लो एक बात आपको बोली कि किसी ने, मैं कपड़ों का सप्लायर हूं, कोई मेरे पास में आता है, कहता सर ये जो है आपने मेरे को सूट दिया था, मुझे पसंद नहीं आया, जैकेट दी थी मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी क्या करूं? कहता है रिटर्न पॉलिसी है ना अभी 15 दिन की। मैंने कहा हाँ है। कहता है रिटर्न पॉलिसी भी नहीं चाहिए, एक्सचेंज पॉलिसी है आपके पास में? मैंने कहा हाँ वो भी है। कहता है एक्सचेंज करवा लेता हूं। मैं एक्सचेंज करने में उसको बढ़िया वाला महंगा वाला कोट पसंद में आया, 3000 का पहले बेचा था, 3500 का उसको पसंद आ गया अब की बारी, तो मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। कहता पैसे बाद में दे करके जाऊंगा, ऐसा कह रहा है। पैसे पहले भी उसने नहीं दिए थे, अभी भी नहीं दिए, पार्टी है वो मेरी। क्योंकि कैश पे जब काम होता है ना, तो हम रिटर्न और रिफंड के अंदर, एक्सचेंज के अंदर दिक्कत देते हैं, है ना, ऐसा होता है। अच्छा खैर चलो, वो तो अकाउंट्स की बात है। तो हम क्या कह रहे थे जी, सामने वाले पर्सन को अब मुझे 500 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तो टैक्स भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना उस 500 रुपए पे। डेबिट नोट इशू करूंगा, इसका रिवर्स हो जाए तो क्रेडिट नोट। सिंपल। सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सप्लायर के पॉइंट। बस बार बार इसी चीज को। तो हमने क्या बोला? वंस ए क्रेडिट नोट हैज इशूड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर विल रिड्यूस। क्रेडिट नोट में रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही होगा। क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 इज नॉट अलाउड टू बी इशू इन केस ऑफ एनी सेकेंडरी डिस्काउंट। अब ये एड वॉलरम डिस्काउंट क्या होते हैं, सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होते हैं, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग देख लेंगे। जो प्री डिफाइंड डिस्काउंट्स होते हैं या फिर जो बाद में सेल के अंदर दिए जाने वाले डिस्काउंट होते हैं, ये ऐसा कुछ होता है।
ठीक है जी। तो क्रेडिट नोट नहीं इशू किया जा सकता, ये मैं आप लोगों को बता दूं। सेकेंडरी डिस्काउंट्स कौन से होती है? जैसे माल बिक नहीं रहा, अरे ले जा यार, ले जा, बस तू हमारी कॉस्ट निकल करके आ जाए, ऐसे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट्स के लिए। प्राइमरी डिस्काउंट्स जो होते हैं पहले से ही पता होती है जी, हमने पहले से इतने का क्या नाम है ये करना है, प्री डिफाइंड होते हैं इनवॉइस इशू करते टाइम पे। सेकेंडरी डिस्काउंट्स के लिए ना क्रेडिट नोट इशू नहीं किया जा सकता, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। ओके, तो ये ए और बी पॉइंट भी हमारे पास में जो है वो पूरा हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। वेर टैक्स इनवॉइस, देखो क्या लिखा हुआ है, वेर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लीमेंट्री इनवॉइसेस। देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे को बातों का कि क्या है हमारे पास में, इस चीज को भी समझेंगे, वर्ड टू वर्ड भी पढ़ेंगे। जब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में डेबिट नोट या एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में क्रेडिट नोट होता है ना जी। अब चाहिए तो अंदर से फीलिंग तो ऐसी आ रही होगी कि कस्टमर की वैल्यू के साथ में अगर चेंजेस किए हैं हमने तो जरूरी है कि इस चीज को भी वहां पे शो किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शो करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इंडिपेंडेंटली नहीं करते अपन, कंसोलिडेटेड वे में करते हैं। जितने भी डेबिट और क्रेडिट नोट होते हैं ना, उनको कंसोलिडेटेड वे में हम उस पर अपलोड करते हैं। ब्यौरा देना तो जरूरी है ना, लेकिन अगर एक एक बिल के अंदर ये हमने किया है तो वो अमेंडमेंट कहलाई जाएगी और अमेंडमेंट हमारे पास में अलाउ। ठीक है जी, बात समझ में आई? हाँ जी, इसके ऊपर लिख लेना इशुएंस ऑफ डेबिट नोट अंडर जीएसटी। ये मैं आप लोगों को अभी बता ही चुका हूं कि डेबिट नोट कब होता है, क्रेडिट नोट कब होता है। ये वही जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि सप्लाई कितनी कर दी गई 100 रुपीज की और एक्चुअल कितनी थी जी 120, रिवर्स है ना, वहां पे एक्चुअल वाला कम था 80 था, और टैक्स चार्ज कर लिया गया 18%, जबकि मतलब टैक्स चार्ज करना चाहिए था 18%, जबकि एक्चुअल टैक्स कितना 28 ज्यादा वाला। तो हम क्या करेंगे सर, डेबिट नोट कर देंगे क्योंकि इससे बढ़ेगा। और ये मैंने तुम्हारे को एक कॉमन पॉइंट्स जो बोले थे। अच्छा एक बात सुनो, डिटेल ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर किया जा रहा है, इसका मतलब महीने बाद। बात समझ में आई ना, कि ऐसा नहीं है कि एक बंदे को हम पकड़ पकड़ करके लेकर के जाएंगे। और ये देखो थर्ड पॉइंट में कंसोलिडेशन वाली बात लिखी हुई जो मैंने भी बोली है। अच्छा अब ये कहते हैं व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ, मतलब आपने तो 1 मिनट के लिए ये काम किया हुआ है कि 15 दिनों की मनी बैक पॉलिसी, 15 दिनों की एक्सचेंज पॉलिसी, 15 दिनों के अंदर ये वो। डिपार्टमेंट आपके हिसाब से, कोई कहता होगा 3 दिन, कोई कहता होगा 15 दिन, कोई कहता होगा 1 महीना, कोई कहता होगा 45 दिन। चीजों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से अपन करते हैं। ब्रेड वाले को तुम जाकर के अगर चौथे दिन 5वें दिन ब्रेड रिटर्न करने जाओगे, वो कहेगा भागो यहां से, पेरिशेबल नेचर की गुड्स थी। तुम्हें समझ नहीं आई इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट को तो अपने हिसाब से एक कॉमन रूल बनाने पड़ेंगे ना। कहता है सारे के सारे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको कब तक इशू करने हैं। ये ना टोटली इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला है, ये सेम है एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली जो डेट थी, देख लो चाहे पढ़ करके। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जीएसटीआर 3B में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर सब्सिक्वेंट टू 20th अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगी। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए था कि कब तक ले सकते, वही है ये। तो जिस महीने का तुमने डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किया उसकी अगले महीने की 20 तारीख या फिर एनुअल रिटर्न की। जाहिर सी बात आप हमेशा ही कहोगे सर लास्ट वाले महीने को छोड़ करके एनुअल रिटर्न की सबकी ये वाली 20 अक्टूबर 20 तारीख की पहले आती है। तो ये जो भी होंगे ना, जितना भी जो भी काम करना है ना फटाफट से कर लो। इतना लंबा क्रेडिट पीरियड मत दो सामने वाले पर्सन को कि गवर्नमेंट तुम्हारा क्या नाम है जो चेंजेस है या फिर जो डाटा तुम दे रहे हो उसको एडमिट ना कर पाए। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो था वो
इनवॉइसेस का एक खत्म हो गया, एक पार्ट हमारा 2/3 चैप्टर खत्म हो गया, 1/3 रह गया। लेकिन 1/3 में से ये जो 1/3 वाला पोर्शन है ना, ये डैम श्योर है लिखा मिलेगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डैम श्योर है, आएगा जी, ई वे बिल से हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे को। पहले तो ना ई वे बिल कौन है, ई वे बिल क्या है, समझो जरा बात। पहले समझते हैं कि ई वे बिल क्या है। तुम्हें नाम से ही लग रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा कोई, जैसे वो क्या नाम है कंप्यूटर में से निकाल करके दे देता, दैट इज नोन एज ई वे बिल, दैट इज नॉट ई वे बिल। मेरी बात सुनो। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। एक बात बताओ, तुम जाते हो टोल पे, अगर वहां पे टोल ना हो, अगर हाथों से हम पर्चियां बना रहे हो, या फिर वो जो सिस्टम क्या कहते हैं उसको, स्कैनर होते हैं ऊपर और तुम्हारी गाड़ी के आगे लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको, फास्टैग, फास्टैग ना लगा हुआ हो तो क्या लगता है तो सामने वाला ह्यूमन ही ना। वो अगर तुम्हारी पर्चियां काटने लगे, लाओ जी पैसे दो 20 रुपए, ये लो भाई साहब, अच्छा खुलने नहीं है, ओहो 1 मिनट पान वाले से करवा के लेकर के आता हूं, तो एक ही गाड़ी खड़ी रहेगी वहां पे टोल पे ना, लंबी लाइन लग जाएगी। फिर ना वो रिलीज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं कब, जब वो टोल प्लाजा बन गया, और टोल प्लाजा बन गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने के बाद रिलीज कर देते हैं। ये नियम कानून तभी बनाए गए हैं, रिलीज का पहले नहीं होते थे रिलीज। मैं तुम्हें पैसेंजर के वे में एक बात बता रहा हूं, अभी उस चीज को गुड्स के ऊपर लेकर के आऊंगा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन सोचो, पीछे लगी हुई है एम्बुलेंस, उसमें बंदा ऐसे फड़फड़ा रहा है ना, वो वाली कौन सी वाली मूवी थी वो, 3 इडियट्स में, जिसको बुड्ढे को लेकर के भागते स्कूटी पे तीनों। अच्छा खैर, तो ना ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए, तो हमने ना बोला कि ना जैसे पैसेंजर्स के लिए फास्ट ट्रैक है ना, ऐसे ही ना गुड्स के लिए ई वे बिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सोच करके देखो, तुमने ई वे बिल नहीं किया, टोल पे तुम्हारे को टाइम लगने वाला है, कोई भी पुलिस वाला पर्सन तुम्हारे को बीच में रोक सकता है, कोई अनएथिकल चीज तो नहीं लेकर के जा रहे हो। लेकिन जिस चीज की जानकारी तुम खुद, कभी किसी ट्रांसपोर्टर नहीं, स्मगलर ने खुद जाकर के पुलिस को बताया कि मेरे ट्रक में ये है। ई वे बिल एक ऐसा बिल है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक पोर्टल पे जिसके थ्रू डिलीवरी चलान की तरह, यानी जो कंसाइनर और कंसाइनी होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खुद बता रहे होते हैं जाने से पहले गवर्नमेंट को। तो जाहिर सी बात है, निकलने से पहले अगर गवर्नमेंट को इंटीमेट कर रहा हूं, इत्तला कर रहा हूं कि यहां से यहां पे जाऊंगा, इतने किलो सामान लेकर के जाऊंगा, ये सामान है, ये इसका टैक्स रेट है, तो क्या कभी गलत काम कर पाऊंगा? अब मुझसे ये मत बोल देना, नहीं नहीं सर वो तो क्या नाम है, हमने पुरानी मूवीज में देखा, मछलियों के पेट में हीरे डाल करके। इतने पुराने नहीं हो तुम लोग, पहले की मूवी बनती थी प्राण की, आज मेरा माल आने वाला है, देखना तुम, ऐसी होती थी, आज मेरा माल आने वाला है। फिर उसको हमारी मूवी का जो हीरो होता था वो निकाल करके लेके जाता था किसी तरीके से। अच्छा है, छोड़ो। तो कहने का मतलब क्या है जी, एक ई वे बिल टाइम कंजम्पशन को बचाने के लिए एक तरीका है, एक जरिया है, और ई वे बिल के अंदर अपलोड किए जाते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं कि हमारे ट्रक में माल क्या है। अब ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है जब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये माल जो है किस स्पीड पे चलना चाहिए। अब जब हमने टाइम कंजम्पशन को रोकने के लिए किया है, तो जाहिर सी बात है हमारे को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रक माल लेकर के जा रहा है वो उसके कितने किलोमीटर अलाउड है। भाई अगर आप हाईवेज पे चलते हैं या किसी भी रोड पे चलते हैं, आपकी स्पीड लिमिट होती है ना, यहाँ 60 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 120 पे भगा सकते हो। ऐसे ही ना टाइम कंजम्पशन को रोकने के लिए, तुमने टाइम कंजम्पशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए तुमने कोई फॉर्म निकाली है, तो फिर तुम टाइम को भी एलैबोरेट करो थोड़ा सा। तो टाइम के लिए ये क्या कहते हैं, हालांकि अभी इतना आगे मेरे को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, कि वैलिडिटी क्या है इसकी, ई वे बिल की है ना, वैलिडिटी भी होती है ना। भाई यात्रा कभी तो समाप्त होगी ना। आप मेट्रो में जाते हो, 72 मिनट की यात्रा होती है, आप बैठे हो जी अपने दोस्त के साथ गप्पे मारने,
मेट्रो यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, शाम तक बैठे हुए हो ऐसे ऐसे गोल 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 चक्कर मार रहे हो, तो शाम को जब उतरोगे ना तुम्हारे कान के नीचे 2 लगाएंगे वो और तुमसे बहुत सारे चार्जेस ले लेंगे। अच्छा तो सुबह चढ़ा था अब निकल रहा है। तो ऐसे ये ना ई वे बिल का भी ना एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है कि आपने यात्रा के लिए हमसे परमिशन ली, हमें बताया आपकी यात्रा इस दिन से शुरू हो रही है, तो इस टाइम तक आप वहां पे पहुंच जाने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बीच में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, भगवान न करे। तो आपका ई वे बिल एक्सपायर हो जाएगा। जब ई वे बिल एक्सपायर हो जाएगा तो आपके ऊपर यात्रा में होने के बावजूद, अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया और तो आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये तो बात समझ में आती है ना। जैसे आप गाड़ी लेकर के निकल जाओ जी बिना लाइसेंस के, तो मामा लोग तुम्हें पकड़ करके पेनल्टी लगाने का अधिकार रखते हैं। इसी तरीके से अब ये लिमिट क्या क्या है भाई साहब, बाहर तो होती है 600-700 की, लेकिन यहां पे हमने नॉर्मल कार्गो के लिए रखी हुई है, नॉर्मल कार्गो के लिए रखी हुई है 200 किलोमीटर, एक दिन में तो चलेगा। ई वे बिल बनवाएगा ट्रांसपोर्टर, मैं निकला गड्डी लेके और कोई मोड़ नहीं लेना बीच में, ठीक है ना, अपना चलते जाना है। कितना चल सकता है तू? 200 किलोमीटर चल सकता है। 200 किलोमीटर के लिए एक दिन का ई वे बिल बनाया जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है जी। अच्छा, और आगे अगर फर्दर तुम्हारी, अब डेस्टिनेशन तो तुम्हें पता होगा ना, हो सकता है ना दिल्ली से तुम जयपुर तक जा रहे हो या फिर दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक जा रहे हो, तो जैसे ही तुम साइड के ऊपर डालते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डालना, आप जैसे ही डालते हो मेरा डेस्टिनेशन कहां है जी, यहां से है और मैं पहुंचूंगा कहां पे, सॉरी मेरा डेस्टिनेशन आगे का है और निकलूंगा कहां से, दिल्ली से निकलूंगा, तो वो आपको किलोमीटर्स बता देता है। अब 200 किलोमीटर एक दिन में तय करने हैं, ठीक है जी, ये तो बात समझ में आ गया। और फिर हर एडिशनल 200 किलोमीटर के लिए कितना है, एक एक दिन है। यानी कि अगर आप नॉर्मल गड्डी में, नॉर्मल गड्डी मालवाहक होनी चाहिए, जीटीए की सर्विसेज ले रहे हो आप, ट्रक है ये मत सोचना कुछ ऐसे ही तो वो साइकिल लेकर के निकल गए हम, ट्राई साइकिल लेकर के, बच्चों वाली माल ले जा रही है जी। सप्लाई अभी कौन बनाता है, कौन अपलोड करता है डाटा, ये सब बताऊंगा। पहले मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपका एक नॉर्मल कार्गो है, आपको जाना है 600 किलोमीटर, बोलो जी डेज, बोलो जल्दी, 3 डेज का वैलिडेशन है आपका, ये बात समझ में आती है। अच्छा सर अगर मेरे को जाना हो, अगर मेरे को जाना हो 650 किलोमीटर, तो 4 दिन लगेंगे जी। सर क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, एक छोटे से के लिए हम वैलिडेशन, अरे पहुंचोगे तो चौथे दिन में ही ना, चाहे रिमेनिंग पूरे दिन खाली बैठे रहो, लेकिन चौथे दिन तक वैलिडेशन उसका होगा। ये किसमें है जी, नॉर्मल कार्गो में। तो अगर 1 किलोमीटर भी फालतू हो गया तो तुम्हारा एक दिन का और वैलिडेशन मिल जाता है तुम्हारे को, लेकिन पैसे भी उतने ही होते हैं भाई, 3 दिन का अलग, 4 दिन का अलग, है ना। पैसे भी तो उसी हिसाब से लेंगे ना वो, कि तुम्हारे को वो बोल रहे हैं अगर कि वैलिडेशन क्या है। ये बात समझ में आई, नॉर्मल कार्गो। हाँ, ईमेल तो हमको रोड पे लोग के पूछेगा नहीं ट्रक में क्या है। ऐसा है कि ये नहीं कह सकते हम कि कोई रोकेगा नहीं, हमारा ई वे बिल भी चेक किया जा सकता है, और अगर कोई उसके लिए इंफॉर्मेशन हो तो भी चेक किया जा सकता है, कस्टम्स वाले भी चेक कर सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको ई वे बिल बना के दिया, ठीक है, आपकी अथॉरिटी है, आप सच्चे हो, आप गलती पे नहीं हो, आपके पास लाइसेंस भी हो तो भी सामने वाली अथॉरिटी को चेक करने का राइट तो होता है ना। तो भाई साहब अगर आपके पास है तो दिखा तो दो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी कौन सा, नॉर्मल कार्गो। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है ओवर डायमेंशन कार्गो या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग शिप। नहीं समझ में आया सर, तुमने वो देखे 20 पहिए वाले ट्रक, कभी यहां नहीं देखे होंगे तुमने, दिल्ली में थोड़ी होते हैं, बाहर होते हैं 20 पहिए वाले, और बड़े बड़े ट्रक होते हैं ऐसे लॉरी, बाहर देखे होंगे, पार्किंग क्या नाम है करना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ओवर डायमेंशन कार्गो। बहुत बड़े बड़े ट्रेलर होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि बस अगर वो उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आज आप घर नहीं जा रहे हो, पीछे लाइन में लगे हुए होगा, ऐसे होता है उनका हिसाब किताब।
क्योंकि उनको उठाया नहीं जा सकता। यहाँ हमारे यहाँ पे डीटीसी की बस ही खराब हो जाए अगर, तो ही हालत टाइट हो जाती है, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। तो खैर चलो जो भी है, ये वो वाले ट्रक होते हैं, तुम गूगल पे देख सकते हो। या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैं निकला तो था गड्डी लेकर के, लेकिन रास्ते में एक मोड़ आया और वहां पे ना मैं उस गड्डी को छोड़ करके दूसरी गड्डी पे तैयार हो गया। मल्टी मॉडल क्या हो गया, यहां से लेकर के निकला ट्रक पे, आगे जाकर के शिप, फिर आगे जाकर के ट्रेन, अलग अलग ऐसे कर रहा हूं मैं, ड्रामे कर रहा हूं। नहीं सर ड्रामे नहीं कर रहा हूं, मॉडल ही वो था बेचारा, वहां तक सामान पहुंचाने का तरीका ही यही था। तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, देखो अब इस चीज में तुम्हारे को देखो, ये वाला ट्रक ज्यादा बढ़िया चलेगा या फिर ये दूसरे वाला ज्यादा बढ़िया चलेगा। देखो ये मतलब बाइक की तरह भगा के ले जाओगे क्या इसको, ओवर डायमेंशन 20 पहियों का ट्रक है, तुम जा रहे हो ऐसे कट मार मार करके, बीच में वो चलाते हुए धूम मचा ले धूम, ऐसे थोड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पे 200 किलोमीटर की लिमिट रखी हुई थी, ये बेचारा धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे डरते हुए। तो इसकी कितनी किलोमीटर की लिमिट है जी, एक दिन में 20 किलोमीटर तो चलेगा। अब यहां से ये जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है जी, 400 किलोमीटर के लिए कितना हो गया जी, 400 किलोमीटर को डिवाइड करो 20 पे, कितना आ गया, 20 दिन हो गया। 20 दिन के लिए ई वे बिल चाहिए होगा। अगर 20 किलोमीटर से आगे जा रहा है तुम्हारा सामान, तो फिर हर एक दिन के लिए मतलब 20-20 किलोमीटर लगा लो तुम। कहने का मतलब तुम्हारे को 410 जाना है, डिवाइड बाय 20 करोगे तो यहां पे 20 पॉइंट समथिंग डेज आ जाएंगे ना। वो 20 पॉइंट समथिंग नहीं होता, घड़ी देख करके थोड़ी ना वो कहेगा 12:01 पे तेरे को वहां पहुंच जाना चाहिए था। 21 दिन हो जाएगा। बात समझ में, लगातार चलाता चलना रहेंगे, बीच में रुकना भी होता है। अरे 20 किलोमीटर काफी कम होता है और 200 किलोमीटर भी काफी कम होता है, बीच में सब कुछ आ जाता है, खाना पीना सुसु सब कुछ आ जाता है। क्या क्या ज्यादा होता है, ठीक होता है, मतलब ना कम होता है ना ज्यादा होता है, मतलब रिलैक्सेशन दे करके रखते हैं। 200 किलोमीटर क्या होता है, एक दिन में 200 किलोमीटर नहीं चलती क्या गाड़ी, 600 चल जाती है। और ट्रक वाले वैसे भी कौन से कम होते हैं, उनके तो इनाम रखे हुए होते हैं, इतने दिन में इतनी देर में पहुंचा देगा ना तो तेरे को इनाम मिलेगा। ये तो ये बेचारे रगड़े जाते हैं ओवर डायमेंशनल, ये नहीं भाग सकते। ट्रक वाले तो चलते ही अपने चलानों के हिसाब से कि ये कोई हाथ देगा तो ये ले गाड़ी के पेपर ले, ये ले पकड़ पैसा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा तेरी 200 की लिमिट में, तो मैं क्या नाम है। लेकिन होता हमारे लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है, हमें ऐसे चलना है। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम्पल दिए हुए जो मैंने अभी अभी बोले थे ई वे बिल के कि भाई अगर दिन। अच्छा एक और बात, ये जो ई वे बिल है, जब हमारा टाइम होता है ना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये एक्सपायर तो हो रहा है, ये एक्सपायर तो हो रहा है, लेकिन ये एक्सपायर कब हो रहा है, अगले दिन की 12 बजे। जैसे एक दिन के लिए बोला ना मैंने, एक दिन बोला, तो मैंने कब किया, आज क्या डेट है भाई, 28 दिसंबर। आज बनाया मैंने, कितने बजे बताया, मान लो 1 PM बना लिया, अब जा रहा है माल यहां से, तो मैं ना 28/12 को नहीं छेड़ूंगा, 29/12 को मिडनाइट एक्सपायर होगा। 29/12 मिडनाइट को ये एक्सपायर होगा। 29/12 की मिडनाइट कब आएगी, ये समझ में आता है ना, ये 1 बजे है यहां का, दिन का, ये डे टाइम है। और अब रात के 12 बजेंगे, वो 28 के बजेंगे, हाँ ठीक है, 24 मिडनाइट होगी, और फिर ये अगले दिन टापेगा। यानी कि अब जो डेट आएगी वो 30 आएगी, 30 तारीख आएगी ना, 12 बजे के बाद में, तो अगली डेट तो 30 ही आएगी ना, 30/12। हाँ ठीक है। कुछ गलत मत समझ लेना, वरना देखो क्या होगा अगर तुमने इसको गलत समझ लिया। 1 PM से तो इसको बेचारे को 12 घंटे भी नहीं मिले पूरे। 1 PM से अगर मिडनाइट पे जाऊं, तुम ये मत समझ लेना कि भाई इस तरीके से अगले डेट के 12 बजे का मतलब है कि अगले दिन पे, तो एक्स्ट्रा आवर्स उसको मिल जाते। 30 होना होगा सर, 29/12 का दिन का 1 बजेगा, उसके बाद फिर जो रात के 12 दिन का 1 नहीं बजेगा, रात का 1 बजेगा। मिडनाइट का मतलब रात होता है आजकल। सुना तो मतलब
तो जो उसी दिन का रात आएगी तो उसमें एक्सपायर होगा ना 30 तारीख को। हाँ 30 तारीख को एक्सपायर होगा ना, 30 तारीख को एक्सपायर होगा वो रात का 30 वो रात 12 बजे के बाद में, तो 1 सेकंड बाद तो 30 तारीख लग जाएगी ना लल्लू। इसलिए आप हाँ तो वो वहां तक वैलिडेट है। यही तभी तो मैं समझा रहा हूं कि 28 का तुम मिडनाइट मान लो तो 28 का मिडनाइट होता है, 29 का मिडनाइट नहीं होता। लिखा गया नेक्स्ट डे का मिडनाइट। 29 के 12 बजे हाँ हाँ। रात के बाद। और फुल बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर क्या नाम है, अपने ई वे बिल जनरेट करो 12:01 रात को बैठे हुए। ऐसी जरूरत नहीं होती हमारे को। क्या हम पहले नहीं ले सकते? मतलब साइड पे बैठने की जरूरत थोड़ी होती है। शाम को 8 बजे मैंने बना दिया, 12 बजे के लिए लो, क्या हो गया? अगली डेट के लिए नहीं बनता क्या? अच्छा जी। तो ये मैंने तुम्हारे को एक वैलिडेशन की बात बताई कि वैलिडेशन कैसे हुआ। मेरा मन कर गया था तो 7वां पॉइंट मैंने पहले ही उठा लिया। आ जाओ जी, ऊपर चलते हैं। थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हारे को कि ई वे बिल में हो क्या रहा है। अच्छा जी, आ जाओ इधर पढ़ते हैं। तो अब सुनो मेरी बात। क्या करेगा इंसान? इंसान करेगा जी ई वे बिल जनरेट करेगा। कौन करेगा? जिसका माल होगा। लेकिन जिसका माल होगा उसको रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो क्या वो माल को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो रेसिपिएंट करेगा या कार्गो वाला करेगा, वो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन कहने का मतलब क्या होता है, मशीन पे हाथ कौन लगाने वाला है? जो रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि उसी का तो सारा सामान है, उसका GSTIN मांगा जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो GSTIN कहां से देगा ये? लेकिन उसका भी तोड़ होता है हमारे पास। जैसे तुम्हारे पास OTP आता है ना 1 दिन के लिए, ऐसे इनके पास में भी 1 दिन का वो हो जाता है वैलिडेशन। अच्छा है। हाँ, ये ई वे बिल के लिए GST के अंदर रजिस्ट्रेशन 1 दिन के लिए नहीं होता। झड्डू कहीं GST के लिए 1 दिन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा सुनो, अभी बताएंगे, सारा बताएंगे। देखो ध्यान से सुनना। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला रजिस्टर्ड पर्सन करता है। और ये मैंने तुम्हारे को जो भी अभी तक बोला उसको थोड़ा सा पढ़ लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहीं कोई पॉइंट छूट जाता है ना कभी कभी। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज अ प्रूफ ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। MCQ में पकड़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू विच डिटेल ऑफ ईच मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्फॉर्म टू GST डिपार्टमेंट। हाँ जी, एक बात बताना, हमने पढ़ा था कि सप्लाई होती है कुछ, और एक होता है कभी कभी सप्लाई नहीं भी होता, तब भी तो मूवमेंट होती है ना सर। ऐसे कैसे? चीज बिकेगी तभी तो बाहर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। मैं दिल्ली में हूं, मेरा स्टॉक ट्रांसफर हुआ है जयपुर में, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है जयपुर में, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सेल नहीं है। जयपुर से आगे माल बिकेगा, ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां से वहां पहुंचाने के लिए क्या मुझे ई वे बिल नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा सर। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सप्लाई की ड्यूरेशन में भी हो सकता। तो ना हमने इसको सप्लाई और नॉन सप्लाई को बाहर ही कर दिया। हमने कहा मूवमेंट जब होगी ना, तो क्या ये मूवमेंट वर्ड समझ में आया? क्यों लिखा है? जरूरी थोड़ी हर बार माल बिक रहा हो। ये पता गलतियों को सुधार के ही किया था। पहले यही लिखा हुआ था, सप्लाई करेंगे जी तब हम ई वे बिल चाहिए। अच्छा, सप्लाई करोगे तभी होता है। फिर जाते हुए क्या बंदा पकड़ा गया मूवमेंट के अंदर कि सप्लाई तो नहीं है जी, वो कह रहे जी ई वे बिल है तुम्हारे पास? हाँ लाओ, अब अपना चालान भी दिखाओ, टैक्स इनवॉइस दिखाओ। कहता वो तो नहीं है, सामान बिका थोड़ी है, अभी तो ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है तो वैलिड रीजन है यार उसके पास। तो हमने वर्ड क्या डाला जी? मूवमेंट डाला। अच्छा, अंडर ई वे बिल द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अपलोड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। हियर हम क्या सोच रहे हैं जी? वी आर एज्यूमिंग दैट the person is a registered person and he may upload the details regarding goods। तो वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है जी ई वे बिल जनरेट करने के लिए अपना। ओके, आगे चलते हैं। इट इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म ऑफ ई वे बिल 1 EWB1। याद रखना, ऑन कॉमन पोर्टल दैट इज e-way bill gst.gov.in।
आज जाकर के पंगा लेके देख लेना थोड़ा सा, कम से कम फॉर्म तो खुल जाएगा तुम्हारे सामने। अच्छा, तो जनरेट किया जाता है इसके मतलब आपके पास में वहां पे तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, इस वाली साइड के ऊपर अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं चीजें, लेकिन हमें तो ई वे बिल जनरेट करना है, तो हम वहां पे जाकर के फॉर्म कौन सा खोल लेंगे, ई वे बिल 01। अच्छा, ई वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड्स लाइक ऑनलाइन, एंड्रॉइड ऐप, एसएमएस, बल्क अपलोड टूल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एक बात बताओ, तुम्हारे को कोई भी काम करना होता है, तुम पेशेंस रखते हो क्या, घर जाऊंगा लैपटॉप खोलूंगा, लैपटॉप हम कैरी करके नहीं घूमते, कभी कभी टैबलेट भी नहीं होता हमारे पास में, सीधा छूटते ही क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर है हमारे पास में मोबाइल के अंदर, या फिर मोबाइल के अंदर ऐप भी होती है, जिस चीज से तुम डायरेक्टली डेली डील करते रहते हो, वो सामने वाला डिपार्टमेंट तुम्हारे को ऐप ही दे देता है, कहता है यार तू तो रोज रोज परेशान होता है, पहले जाकर के होटल ढूंढता है, ये करता है वो करता है, उसमें जाकर के परेशान होता है, फिर कभी कभी सर्वर बिजी होता है, तो तू एक काम कर डायरेक्टली ऐप से ही ले। फिर हमने और भी फैसिलिटी दे दी कि सुनो तुम्हारा ना ई वे बिल अपने आप जनरेट हो जाएगा, तुम ना हमारे को मैसेज भेज दो तो हम तुम्हारे को लिंक सेंड कर देंगे। होता है ना कई बार, कुछ कंपनीज भी कहते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं सर आपका क्या नाम है, हमारे को एक मैसेज भेजो, ये वाला ये पर्टिकुलर लिख करके हम आपको लिंक भेजते हैं, कुछ इस तरीके से काम होते हैं। तो ये ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। यहाँ पहले वाले डब्बे में, पहले वाले बॉक्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना मैं आगे चलूँ। चलें जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ओके आगे चलते हैं। बेनिफिट क्या है अभी बता दिए थे सर आपने, फास्टर है, इंप्रूव कर देता है जी टर्न अराउंड द लॉजिस्टिक्स, मतलब लॉजिस्टिक्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर अपलोड करने में टाइम, ट्रेवल और कॉस्ट वगैरह सब बचत होती है इसके अंदर, वरना लोग अपना मनमानी बात बोल सकते हैं ना। अच्छा जी, एलिमिनेट करता है स्टेट बाउंड्रीज को कि यहां का माल वहां कैसे आ रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही कह रही है कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं यहां से वहां जा सकता है माल, तो स्टेट गवर्नमेंट आपस में चुप रहेंगी थोड़े सा, और सब चाहती हैं कि भैया ट्रेड हो, व्यापार बढ़े। तो ये बेनिफिट समझ में आ गए, ये जनरल बातें थी, इसमें तो ऐसी कोई खास बात थी नहीं। अच्छा, अब सुनो क्या लिखा हुआ है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, कहता कब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, कहता हमारे को जाना है प्लेस 1 से प्लेस 2 पे, मैंने नहीं कहा सेल होनी है, हमारी मूवमेंट होनी है इन रिलेशन टू सप्लाई, इन रिलेशन टू सप्लाई, मूवमेंट इज इन रिलेशन टू सप्लाई, और मूवमेंट इज इन रिलेशन टू अदर देन सप्लाई, और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकती है। कहने का क्या मतलब है, सामान आ रहा हो, सामान जा रहा हो, ये खरीद फरोख्त हो गई, और सामान जा रहा हो सेल होने के लिए, ये ना पता है कहां से चुराया गया, वैट से चुराया गया। वैल्यू एडेड टैक्स में भी ऐसा था। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स के लिए वैट होता था, सीएसटी होता था हमारे टाइम पे सबसे पहले जब हम इंटर में थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उससे चुराया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक ना लिमिट याद कर लेते हैं, कितने की, 50,000 रुपए की, कितने की, 50,000 रुपए की। कहता है इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई प्रोवाइडेड कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, यानी कि आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा, आपकी गड्डी यहां से निकलेगी यहां पहुंचेगी, इसमें माल होगा कम से कम 50,000। अच्छा, माल होगा 50,000 रुपए का, ये कहना गलत है, हमने कहा उसके इनवॉइस बने होंगे 50,000 रुपए के टैक्सेबल गुड्स के, ठीक है जी। इंक्लूड टैक्स के लिए, हाँ अभी कर रहा हूं, उसके एक प्रैक्टिकल अभी बताता हूं मैं, कि यानी कि उसका जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है ना, मैंने ना कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर क्या क्या चीजें लेनी है वो आपको सिखाना है। कह रहा है इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, आपका माल जा रहा है जी, यहां से जा रहा है जनकपुरी से लेकर के और आनंद विहार तक, आपको ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक ही दिन में पहुंच जाएगा, ई वे बिल जनरेट करोगे। इंटरस्टेट भी हो सकता है, इंट्रास्टेट भी हो सकता है। चलो अच्छा, और माल कितने का जी, 50,000 रुपए की कंसाइनमेंट वैल्यू। क्या 50,000 रुपए से कम की कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेशन नहीं, ठीक है, ओके। आ जाओ जी, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एज पर सेक्शन 15 प्लस जीएसटी प्लस सेस।
समझ में तो तुम्हारे को आ गया होगा, नहीं आया तो आओ तुम्हारे को समझा देता हूं। देखो एक इलस्ट्रेशन बना दिया हमने। क्या कहता है जी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 40,000 की टैक्सेबल वैल्यू, समझ में आई? चीज क्या जा रही थी, टैक्सेबल वैल्यू, और वैल्यू एग्जम्प्टेड थी कितनी, 25। अब यहां देख करके हम भावुक हो जाते हैं कि ये तो 65 भाग गया, ये तो 65 पे चला गया, ठीक है। लेकिन अभी 65 की बात हमने कर तो दी, हो गया, 65 का माल है इसके अंदर, 65 के ऊपर हमने IGST लगा दिया, इंटरस्टेट सप्लाई है, और सॉरी 65 के ऊपर नहीं, 40 के ऊपर लगाएंगे, टैक्सेबल के ऊपर लगाएंगे ना, एग्जाम सप्लाई के ऊपर थोड़ी ना लगा देंगे। एग्जाम सप्लाई के ऊपर कहां से GST लग जाएगा, तो 40,000 का 18% बन गया कितना, 7200। अब हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू तो ये है, सबको ऐड करके 72,200 आ गया। लेकिन हमारी सेक्शन 15 की वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल गुड्स कितनी थी सर, 40, और उसके ऊपर इनवॉइस कितना था सर, इनवॉइस कह रहा हूं, उसके ऊपर टैक्स कितना था, 7200। ये टोटल मिलाकर के कितना होता है, 47,200। ई वे बिल चाहिए, नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, मैंडेशन नहीं है। लेकिन वहीं अगर कुछ अलग हो जाए, बानू शू मैन्युफैक्चरर था, रजिस्टर था पंजाब में, सोल्ड शू टू रिटेल सेलर इन गुजरात एट इनवॉइस वैल्यू जिसकी कितनी थी, 48,000 एक्सक्लूडिंग GST 18%, एंड वांट टू सेंड कंसाइनमेंट ऑफ सच शूज टू गुजरात। तो कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी है जी, टोटल करेंगे इसका 18%, 48,000 है ना हमारे पास में, एक्सक्लूडिंग था तो जोड़ देंगे। अच्छा जोड़ देंगे क्या, वो तो कहता कि टोटल उसकी वैल्यू ही इतनी है, तो इसके अंदर हमारे पास में हमें निकालना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया जी, 48,000 का 118%। अगर 48,000 अपने आप में इतना है, आप कह रहे हो कि ऐड कर दो, मैंने उसका 118% निकाल दिया, भाई 100% ये खुद हो गई, 18% वो, तो तुम एक काम करो, 100 में प्लस 18 जोड़ो या फिर 118 कर दो, 148 का बात तो एक ही है ना, वही बात है, एक ही बात है। तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 56,640 रुपए। क्या 50,000 रुपए से ज्यादा है? हाँ सर ज्यादा है, बिल्कुल बनेगा सर, मैंडेटरी होगा, बनेगा भी और मैंडेटरी भी होगा। ई वे बिल इज मैंडेटरी। बताओ ऐसे पॉइंट अगर तुम्हारा कोई दे दे, नंबर दे दे, एक नंबर, दो नंबर के, कोई ज्यादा महंगे हैं क्या? पॉइंट तो हमारे को समझ में आ गया ना, बस इस बात को याद रखना। अच्छा जी सुनो, कुछ केसेस में ना ये 50,000 की लिमिट के बिना भी ई वे बिल जो है ना वो लेना पड़ता है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है, इधर देखो। जब इंटरस्टेट मूवमेंट होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बाय द पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, याद है? हाँ सर। ये पर्सन जो होते हैं ये एग्जम्प्ट होते हैं, स्पेसिफिक, सारी हैंडीक्राफ्ट नहीं, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। तो उनकी जब मूवमेंट होती है तो वो 50,000 से चाहे कम हो, हमारे को क्या लेना पड़ेगा, ई वे बिल लेना पड़ेगा। हाँ कम। स्पेशल सिचुएशन वेयर ई वे बिल नीड टू बी इशूड इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, स्पेशल हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जब, जो कि एग्जम्प्ट कैटेगरी की हैंडीक्राफ्ट है, सारी हैंडीक्राफ्ट एग्जम्प्ट नहीं होता। और नंबर 2, जब इंटरस्टेट ट्रांसफर होता है, और ये भी इंटरस्टेट ट्रांसफर है, इंट्रास्टेट नहीं है। इंटरस्टेट ट्रांसफर जब होता है जब कोई चीज प्रिंसिपल्स, क्या नाम है, गुड्स होती है, प्रिंसिपल से जाती है किसको, जॉब वर्कर को। जैसे मैंने आपको बताया था लकड़ी भेज रहे हैं हम कारपेंटर को, तो डिलीवरी चलाने का अलग चीज है। ई वे बिल नोटिफाई करना है कि क्या जा रहा है हमारे ट्रक में, और मतलब वैसा ही है। तो दोनों देगा सर, और अगर ये इंट्रा हो तो नहीं देगा। इंट्रा बोला ही नहीं है, इंटर में बोला है, इंटर स्टेट, एक से दूसरे स्टेट में। हाँ, तो अगर ई वे बिल इंट्रा में ही नोटिफाइड गुड्स, तो ई वे बिल नहीं। हाँ फिर नहीं मैंडेटरी। अगर इंट्रा में ही नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स होंगी तो जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंडेशन है, ये याद रखना, 50,000 से कम होने पे भी। अच्छा अब कहता है कि ना, हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, भाई सीधी सी बात है, जो बंदा लायबल होगा मूवमेंट करवाने के लिए गुड्स का,
उसी को तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड, अगर सप्लायर जो है वो खुद ही रजिस्टर्ड है और लेता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अंडरटेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने तुम्हारे को टेक ओवर नहीं किया, तुम्हारे को हायर किया, तुम्हारा ट्रक हायर किया और मैं खुद रजिस्टर्ड हूं, तो कौन करेगा जी? सप्लायर ही ई वे बिल इशू करेगा। मतलब मैं करूंगा, रजिस्टर्ड पर्सन हूं मैं। लेकिन अगर रेसिपिएंट, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड एंड अरेंजेस ट्रांसपोर्टेशन, देखो अब मैं मान लो रजिस्टर्ड था या नहीं था, मान लो मैं अनरजिस्टर्ड था, तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने कहा हाँ हम सामान उठा लेंगे आपसे, तुमने ट्रांसपोर्टर को एंगेज किया है, तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो रिसिपिएंट, तो कौन रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो है वो ई वे बिल जनरेट करेगा? जो बंदा मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रजिस्टर्ड है, वही करता है। अच्छा, इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, तो कौन करेगा जी? रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। तुमने सामान दे दिया, जनरली पता क्या होता है, मान लो तुम रजिस्टर्ड हो 1 मिनट के लिए, और रजिस्टर्ड होते हुए भी इसमें ना 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो होती है, डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई कितना, क्या नाम है, क्या सामान है, हमारा जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है। और पार्ट बी में चीजों के बारे में होता है, नंबर ऑफ डेज के बारे में होता है, वो ट्रांसपोर्टर ज्यादा बता सकता है। तो हम खुद भी भर सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड पर्सन, हम अपने ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं कि यार ई वे बिल तुम ही जनरेट कर लेना। हाँ, क्योंकि उसमें सामान का जीएसटी नंबर तो हमारा लगना, उसका थोड़ी लगना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर जो है वो भी कर सकता है। जनरली ट्रांसपोर्टर जो है ना पार्ट बी भरते हैं उसका, ई वे बिल का। पार्ट ए जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन ही भर लेता है खुद ही, लेकिन अगर चाहे तो पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है, अभी आएगा आगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है क्योंकि वो बंदा रजिस्टर्ड होगा तो उसी को अपना जीएसटी नंबर, अब 1 मिनट के लिए ना तुम्हारा आधार कार्ड की डिटेल डालनी हो तुमसे बखूबी कौन जानेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास आधार ही नहीं है तो तुम अपना डॉक्यूमेंट मेरे को दे दोगे, अपनी चीजें मेरे को दे दोगे, फिर मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूंगा। तो ऐसे होता है। या हो सकता है कि तुमने मुझे अपना आधार कार्ड भी दे दिया हो और साथ में चीजें भी दे दी हो कि लो सर अपने आप ही कर लेना, तो मैं तुम्हारे डिटेल्स वहां पे डाल देता हूं। मकसद सिर्फ इतना है कि वहां पे जनरेट किया जाए और रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। रजिस्टर्ड पर्सन का वैल्यू क्या है कि उसका जीएसटी नंबर चाहिए अपने, ये है कहानी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है बिल टू शिप मॉडल, आपने सुना था मेरे साथ में, आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था। बिल टू शिप मॉडल के अंदर अपन क्या करते थे, हम किसी और को सामान भेज देते थे ऑर्डर पे। मैंने बोला भैया मेरे नाम पे किसी और को सामान भेज दो, दैट इज बिल टू शिप मॉडल। अब देखो यहां पे बिल टू शिप मॉडल के अंदर क्या हुआ होगा, ए ने बी को ऑर्डर दिया होगा, क्या बी को ऑर्डर दिया होगा कि सी को माल भेज दो, तो क्या लिखा है, ऑर्डर टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी। तो बी ने ए को भेजे बिना, बी ने ए को नहीं भेजा, बी ने ए को नहीं भेजा, बी ने सी को भेज दिया। मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब यहां पे तुमने डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ी है, ट्रिप्लीकेट होती है, तो ये जो बी भाई साहब होंगे, ये जो बी भाई साहब होंगे, ठीक है जी, वो इनवॉइसेस की बात नहीं कर रहे हम यहां पे 2 सप्लाईज हैं, ये तो बात एक ही है कि भाई यहां पे 2 सप्लाई हैं, सप्लाई 2 मानी जाएंगी कि उसने बी ने जो है ए को दिया और ए ने सी को दिया, ये माना जाएगा, 2 सप्लाई मानी जाएंगी यहां पे। लेकिन हम सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट के लिए है ना ई वे बिल तो, और मूवमेंट क्या बी से ए को आई थी, नहीं बी से सी को गई थी, तो मूवमेंट सिर्फ एक है, तो ई वे बिल भी एक ही होगा। और वो ई वे बिल किसके कहां से कहां तक का होगा, बी से सी तक का। सप्लाई तो 2 हैं,
B2C और B2A, सर इसमें दो इनवॉइस, सॉरी B2A ऐसा मानेंगे हम, B2A एंड फिर A2C सप्लाई ऐसा मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर उसने भेजा था ना, सप्लाई तो वो है, लेकिन जो ई वे बिल बनेगा वो तो मूवमेंट के नाम से बनता है, चाहे सप्लाई हो चाहे ना हो, और वो मूवमेंट कहां से कहां हुई है, यहां से यहां हुई है, बी से सी में, तो एक ई वे बिल बनेगा बी से सी में, ठीक है। सर हम तो एक ही वो मानते हैं इनवॉइस, आपने अंदर लिखा था दो इनवॉइस, वैसे तो एक ट्रिप्लिकेट इनवॉइसेस होते हैं वैसे, मैं आपको बता दूं। नहीं वो तो अलग है सर, वो तुम भेजने की बात कर रहे हैं प्रूफ, पर इनवॉइस तो एक ही बनेगा, उसका हम लिख देते हैं बिल इसके नाम का था और भेज इसको है, ऐसे ही तो हाँ। आपने बताया, इसमें दो इनवॉइस लिखे थे, वो सप्लाई के लिए थी, वो सप्लाई के लिए थी। हाँ जी, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके। देखो आगे चलते हैं, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन क्या है भाई, हमने ई वे बिल इतनी देर से कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन क्या देनी है इसके अंदर? तो इसके अंदर है ना, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या क्या डिटेल होती है, बड़ा ही आसान है, डिटेल ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, उनका नाम, उनका पता, उनका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, किसका? सप्लायर का और रिसिपिएंट का। अच्छा जी, डिटेल ऑफ गुड्स क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पिन कोड इसके अंदर होता ही है, कहां जा रहा है सामान बताओ हमारे को, डॉक्यूमेंट क्या लगे हुए हैं इसके साथ में, टैक्स इनवॉइस लगा हुआ है या बिल ऑफ सप्लाई लगा हुआ है, अनरजिस्टर्ड होगा तो बिल ऑफ सप्लाई लगाएगा। डिलीवरी चालान, अभी आप कह रही थी बीच में, डिलीवरी चालान, या फिर बिल ऑफ एंट्री क्या लगा हुआ है, नंबर और डेट के साथ में, मतलब उसके साथ के डॉक्यूमेंट भी जो कि उसके साथ में भेजे जा रहे हैं उसका भी ब्यौरा हमें देना है ई वे बिल के अंदर, और साथ में वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने का सामान जा रहा है, 50 से ऊपर जा रहा होगा तभी कर रहे होंगे ना हम ये, या फिर कुछ केसेस में 50 से नीचे में भी अलाउड है, उसका HSN कोड जो स्पेसिफिक है, कैटेगराइज करता है उस उन गुड्स को, और रीजन क्या है जी ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब रीजन क्या का क्या मतलब हुआ, रीजन क्या का मतलब है ये सेल हो रही है या फिर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, बिक गया है या बिकने जा रहा है, रीजन बताए। ठीक है जी, ओके, बड़ा आसान होता है, एक सेकंड के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें 3-4 चीजें दी होती है, जो भी दिया हुआ होता है, सिर्फ ये नाम, एड्रेस और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे को डालना पड़ता है, और वो भी जब हम एक लैपटॉप से बार बार डालते रहते हैं ना तो वो भी अपने आप लेने लग जाता है, कहता है ऑटो फिल कर दूं क्या, खुद ही बोलता है वो, ऑटो फिल कर दूं क्या, 1 मिनट हो जाता है, 1 मिनट में काम हो जाता है फटाफट से। अच्छा, कौन पार्ट ए भर सकता है, देख लो जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, फर्निश कर सकता है कौन, रजिस्टर्ड पर्सन। क्यों रजिस्टर्ड पर्सन? क्योंकि भाई साहब इसका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। हाउएवर पार्ट ए जो है ना में फर्निश्ड, यानी कि वो भर सकते हैं कौन, ट्रांसपोर्टर भी भर सकते हैं, ठीक है जी, और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी भर सकते हैं, कोरियर एजेंसी भी भर सकती हैं। अब ये कोरियर एजेंसी तो हो गई ट्रांसपोर्टर ही, ई कॉमर्स एजेंसी कौन सी होती हैं जी, जैसे अमेज़न, ओला, उबर, वो सारे, ठीक है जी, ओके। वैसे ओला उबर को हम बीच में ना ले तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि वो पैसेंजर के लिए होती है। अच्छा सुनो, वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी इफ ऑथराइज्ड बाय कंसाइनर। मतलब बात समझो, मैं तुम्हें समझाऊं, समझो, मैं बताता हूं। कभी तुम ना कोई कोरियर आया हो ना तुम्हारा उससे, अमेज़न से, तो तुम देखना उसके अंदर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर किसका होता है, अमेज़न का होता है। अमेज़न सामान बेच रही है, सप्लायर का होता है, सप्लायर का, और सप्लायर का पता भी लिखा हुआ होता है कि कहां से आया है ये सामान, वो तो अमेज़न के थ्रू आया है, वो तो सिर्फ एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो थोड़ी ना सामान भेज रहा है, वो सप्लायर थोड़ी है, वो तो मीडियोकर है सिर्फ एक। तो अब क्या है, जितने भी लोग अमेज़न पे रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास होता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही होते होंगे, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, वैसे तो रजिस्टर्ड को प्रेफरेंस मिलती है। अब आपने क्या किया, आप दुकानदार बंदे हो मेरे साथ में,
तो मैं पहले से ना जो भी डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए ना जो मूवमेंट के लिए, मैं पहले से ही लेकर के रखता हूं। जिसने ऑर्डर किया उसका एड्रेस मेरे पास आ गया, तुम्हारा एड्रेस पहले से ही था, तुम्हारा जीएसटी नंबर पहले से ही था, रीजन पता लग गया कि यहां से सेल हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये पिन कोड कहां पहुंचाना है वो कौन बता देगा? जो ऑर्डर दे रहा है। वो अमेजॉन कंपनी कस्टमर से भी तो डील करती है, और इनकी जो जरूरत के सामान होते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल कर देता है उसको। तो कोरियर कंपनी भी ऐसा हो सकती है, और ये जो हमारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये लोग है ना, ये भी ऐसे ये करते हैं ऐसे। अच्छा जी, तो पार्ट ए ये भी भर सकते हैं। चलो ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ रेसिपिएंट का ही रजिस्टर नंबर जा रहा है, सप्लायर का नहीं, तो अनरजिस्टर्ड है। हाँ, तो वो अनरजिस्टर्ड होता है, तो सप्लाई फिर जो वो होता है ना, उसमें क्या होता है, कौन तुम ये मेरे से ये पूछ रही हो कि भाई कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड और पर्सन जो है रिसिपिएंट वो रजिस्टर्ड हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उसको ट्रांसपोर्टर को किसने एंगेज किया होगा? रिसिपिएंट ने, तो रिसिपिएंट अपना देगा। सिर्फ एक ही रजिस्टर नंबर जाएगा उस टाइम पे। हाँ हाँ, मकसद सिर्फ ये है कि गैर कानूनी काम को रोका जाए और टाइम की शॉर्टेज को बचाया जाए, बस। ठीक है, टाइम शॉर्टेज को होने की वजह से टाइम को बचाया जाए। पार्ट बी में क्या पूछा जाता है? कौन सी गड्डी में माल जा रहा है? हमारे को पता लगाना पड़ेगा ना, नॉर्मल कार्गो है या मल्टी डायमेंशनल है या फिर शिपिंग भी है, और आगे फर्दर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलते रहेंगे, तो भाई ट्रांसपोर्टर का भी तो चाहिए ना। अच्छा, प्लेन इसमें नहीं आता? मालवाहक प्लेन, ना उड़ने वाला। हाँ मालवाहक ही तो होता है वो, पैसेंजर वाले में लेकर के जाएगी। ये देखो, ये गाजर का बोरा लेकर के जाने की फिराक में है जेट एयरवेज से, जिसमें खुद बैठ करके जा रही है। तेरे को भी नीचे उतार देंगे और सामान को भी उतार देंगे, और मेरे जैसा पायलट होगा तो पहले तो बिठा लेगा, बीच में जाकर के बोलेगा मैडम सॉरी यू आर नॉट अलाउड, एक्स्ट्रा बैठ के एक्स्ट्रा बाहर से जाओ। नहीं, चार्जेस नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे बंदों को जो ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, चार्जेस नहीं चाहिए। 1 करोड़ रुपए भी देगी टिकट के, नहीं लूंगा, दरवाजा खोल दूंगा ऊपर जाकर के, चलो नीचे जाओ बिना पैराशूट के। पैराशूट भी नहीं देना, कि आगे से कभी ऐसा कुछ पूछेगी ही नहीं। कैसे नालायक बच्चे। अच्छा सुनो, तो मतलब कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, मेरे को जाते जाते भी हंसी आ रही होती है, मैं घर पे भी हंस रहा होता हूँ। घर वाले सोचते हैं मैं मूर्ख हूँ, ऐसे ही अपने आप में हंस रहा हूँ। क्या हो गया भाई? नहीं कुछ नहीं, याद आ गया था। अच्छा 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 देखो सुनो मेरी बात। डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्टर, उसके अंदर क्या होगा जी? ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जी, उनके गुड्स रिसीट नंबर लगेंगे या रेलवे रिसीट लगेगी इन केस ऑफ, अगर जीटीए से जा रहा है, फर्दर फिर रेलवे से जा रहा है, फर्दर फिर शिप से जा रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग में होता है। नंबर ऑफ एयरवेज बिल अगर हवाई जहाज, लेकिन ये मालवाहक वाले होते हैं, ये पैसेंजर वाले नहीं होते। या फिर बिल ऑफ लेडिंग नंबर, ये सारे ट्रांसपोर्टर की डिटेल होते हैं। उनका व्हीकल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे व्हीकल नंबर कुछ और बताया हो और सर इसको बाद में चेंज कर दिया हो। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन हो भी सकता है कि मान लो बीच में ट्रक खराब हो गया, दूसरा ट्रक उसको लेके चल रहा है, लेकिन उसके अलग से फिर प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा खैर, आगे कहता है कि ना पार्ट बी कौन भर सकता है? पार्ट बी भर सकता है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। और ई वे बिल जो है जनरेट होगा, आप अपनी यात्रा पार्ट बी को भरे बिना। कहता है ई वे बिल जनरेट किया जाएगा जब आपका पार्ट बी जो है वो पूरा हो जाएगा। ई वे बिल तभी आएगा, काम पूरा होगा तभी तो आएगा ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड कैन बी कमेंस आफ्टर फाइलिंग पार्ट बी एंड जनरेशन ई वे बिल। Validity of e-way bill shall also be counted from the date of details in part B was furnished for first time। बात समझो ध्यान से। तुमने पार्ट ए भर करके है ना मोबाइल के अंदर, तुमने पार्ट ए भरा और उसको ना होम का बटन दबा करके बंद कर दिया बीच में। तुम्हें ट्रांसपोर्टर के बारे में पता ही नहीं है, कौन से व्हीकल से जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा।
अब बीच में ना संडे पड़ गया था, ट्रांसपोर्टर या फिर छुट्टी थी ट्रांसपोर्टर की, ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहा था, सैटरडे को तुमने पार्ट ए भरा, मंडे को पार्ट बी भरा जा रहा है। अगर बाय वे ऑफ रोड जा रहा है ना सामान, तो पार्ट बी को भरे बिना ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, अगर रोड के थ्रू जा रहा है तो। ओके, ये बात समझ में आ गई। और उसकी वैलिडिटी कब शुरू होगी? अब ये मत सोच लेना कि अरे सर हमने पार्ट ए तो भर दिया था, अब सैटरडे से इसकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी ना, जब तक कंप्लीट नहीं होगा फॉर्म। ओके का बटन, आई एग्री का बटन नहीं दबा दोगे तब तक उसकी वैलिडेशन कहां से शुरू हो जाएगी? तो वैलिडेशन पार्ट बी के बाद ही शुरू होती है। ठीक है जी, ओके, चलें आगे। अच्छा, पेचीदा हैं थोड़े से मामले आगे, लेकिन समझेंगे चीजों को। क्या कहता है? कहता हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल दैट इज फिल पार्ट बी। कौन कौन लोग हैं जो पार्ट बी जो है जिनको की भरना पड़ेगा मैंडेटरी? अच्छा, अब एक एक केस को उठाते हैं और फिर समझते हैं कि क्या लिखा है वहां पे। देखो, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, समझ गए ना, मैं एक सप्लायर हूं, रजिस्टर्ड पर्सन हूं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वेदर एज कंसाइनर और रेसिपिएंट, एज कंसाइनी, whether as consigner or recipient, as consignee, whether in his own conveyance or a hire or public conveyance by road। ध्यान से सुनो, इस सिचुएशन में लिखा गया, तुमने ऐसा भी देखा होगा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े मालिक होते हैं ना, टाटा है जैसे, टाटा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने ही ट्रक हैं। जैसे तुम स्कूल में जाते थे तो स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्टेशन बस होती थी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चे माल नहीं होते, ई वे बिल सिर्फ माल का बनता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही उसका खुद का ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है और हो सकता है उसने हायर किया हो। अगर खुद का ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो पार्ट बी वो खुद भर सकता है, मानते हो? उसको व्हीकल नंबर पता होगा, उसको कहां जाना है ये भी पता है, उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन उसी के पास ही है, यानी कि व्हीकल उसका खुद का है। और अगर व्हीकल उसका खुद का नहीं है तो क्या पता वो उससे डिटेल ले, हाँ भाई किससे भेजोगे, कब क्या नाम है भेजोगे, और वो डिटेल भर दे। तो यहां पे कौन है? पर्सन है रजिस्टर्ड, एंगेज कर रहा है अपने ट्रांसपोर्टेशन को जो कि ओल्ड बाय हिम है या फिर हायर कर रहा है, और सामान जा रहा है रोड से, याद रखना सिर्फ रोड से। तो इसके लिए क्या प्रोविजन कहते हैं? कहते हैं जी सेड पर्सन। अब बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी कि कौन कर सकता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कहते हैं सेड पर्सन शैल हैव टू जनरेट, मतलब वही बंदा जो रिसिपिएंट सप्लायर होगा, जो हैव टू जनरेट ई वे बिल बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ ऑन कॉमन पोर्टल। यानी कि मैं सप्लायर, सामने वाला ट्रांसपोर्टेशन मेरा ही या फिर हायर, लेकिन हायर किया तो भी मेरे को सारी डिटेल पता है, और अगर अपना है तो भी सारी डिटेल मेरे को पता है। एक मिनट के लिए सोच करके देखो, तुम्हारे ना दिमाग में ये बात खटक रही होगी कि सर ट्रांसपोर्टेशन अगर मेरा नहीं है, हायर है, तो क्या हो गया? तुमने सामने वाले के पास में तुम गए, सामने वाला बंदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अंगूठा छाप है, उसका अकाउंटेंट भी ऐसे ही बैठा हुआ है, तो तुम्हारा माल अटकेगा तो तुम्हारा माल ना। बात समझ में आई? तो तुम क्या करते हो? तुम ये कहते हो ना भाई साहब, ऑल दो चीजें तो आपको भी पता है कि आपका कौन सा क्या नाम है व्हीकल जाएगा, कितने दिन में पहुंचेगा, लेकिन सर जरा इसकी डिटेल हमें दे दो कि कब भेजोगे और कितना करोगे। अगर ये हायर वाला केस है तो, अगर अपना है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो हम खुद भी सामने वाले ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल पार्ट बी में भर सकते हैं अगर हम एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं तो पहले वाला केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। Where e-way bill is not generated by a registered person and the goods are handed over to transporter for the transportation of goods by road। रोड ही है, इसका मतलब क्या हुआ?
हमारे पास टाइम नहीं है, ये पकड़ हमारा सामान, ये पकड़। मैंने नहीं बोला कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। कहता है पागल थोड़ी हूं मैं, ई वे बिल जनरेट करूंगा, नई डील्स करूंगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लूंगा। मेरा टाइम कमाने में जाना चाहिए, ये अकड़म धकड़म चीजों में नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ये पकड़ मेरा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और साथ में तेरे डिटेल तेरे को पता है, और ये पकड़ सामान, और खुद भर लियो ए पार्ट और बी पार्ट। और अगर सामान बीच में पकड़ा गया किसी इरेगुलरिटी की वजह से, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, धमकी दे रहा हूं साथ में। ट्रांसपोर्टर कहता है जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। कौन सी कंपनीज है ये? तुमने देखा होगा मारुति सुजुकी की गाड़ियां जा रही होती हैं कभी कभी, ये क्या नाम है, बड़े बड़े मल्टी डेवलपर वहाँ मानेसर से जा रही होती हैं। हीरो होंडा का प्लांट है मानेसर में, मोटरसाइकिल्स जा रही होती हैं। अब तो हीरो और होंडा खैर अलग हो गई। तो ट्रांसपोर्टर उनके आगे पीछे घूमते हैं, सर हमारा नंबर लगवा दो ना, ऐसे कह करके। तो वो क्या कर देते हैं जी, उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन related to transportation in part B or common portal and e-way bill shall be generated by the transporter। यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर तो लगेगा जिसका कि सामान होगा, ट्रांसपोर्टर की डिटेल भर लेगा, ए और बी पार्ट दोनों वही भर देगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे वैसे भी बी पार्ट की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर ने भर लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड था, नहीं रजिस्टर्ड था, उसके पास टाइम नहीं था। अच्छा, तीसरा केस कहते हैं वेयर द मूवमेंट आर कॉज्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ईदर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड और थ्रू ट्रांसपोर्टर। बात समझ में आई? एक बंदा है अनरजिस्टर्ड है, मैं सप्लायर हूं अनरजिस्टर्ड, मैं गुड्स का मूवमेंट करवा रहा हूं, मैं यहां से सामान कहीं और भेज रहा हूं, ठीक है जी। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या ये अधिकार नहीं कि वो बिजनेस कर सके? क्या पता उसकी टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ के अंदर ही हो या 75 लाख, एज द केस में भी। सर आप ये वाली लिमिट क्यों बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता हूँ ना। नहीं, 20 लाख होती है। तो मैंने क्या बोला? आपने 1.5 करोड़। ओह 1.5 करोड़ बोला, हाँ सॉरी, रजिस्टर के लिए 20 लाख होती, मेरा खुद का ही। हाँ 20 लाख से कम 20 भी होती है, 40 भी होती है, 10 भी होती है, अलग अलग केसेस में होती है। हाँ तो खैर मैं कहीं और चला गया था। हाँ कंपोजिशन स्कीम में। अच्छा सुनो, तो क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि ना जो है वो, हाँ रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मेरे को क्या अधिकार नहीं है सामान भेजने का? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो अब क्या होगा? और एक बात बताओ, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो क्या मेरा कोई कन्वेंस नहीं हो सकता? नॉर्मल कार्गो हो सकते हैं मेरे पास में, रजिस्टर्ड नहीं हूं फिर भी है मेरे पास में अपना कन्वेंस, या फिर हायर करके भेज रहा हूं सामान को। तो हम क्या कहते हैं, he or the transporter may at their option may generate e-way bill। यानी कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो या तो मैं भी भर सकता हूं या फिर सामने वाला पर्सन भी भर सकता है। जीएसटी नंबर नहीं होगा ना, वो कह रहे थे ना 1 दिन के लिए हो सकता है ना कि रिसिपेंट तो रजिस्टर्ड हो, और ये भी हो सकता है कि 1 दिन वाला सिस्टम मिल गया हो। 1 दिन वाला भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन भर कौन सकता है पार्ट बी? मैं तो अभी इस बात पे चल रहा हूं ना। आप ना पता है कहां भागना है आपकी, जब आप ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हो ना कि आप तो अनरजिस्टर्ड हो, तो आपकी भावनाएं पता है कहां चली जाती है। मुझे समझ में आता है कि हम सामान नहीं भेज सकते, मैं तो सिर्फ पार्ट बी की बात कर रहा हूं अभी कि पार्ट बी कौन भर सकता है। तो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है, कहना ये चाहता था। अच्छा जी, और मैं भी भर सकता हूं अगर अनरजिस्टर्ड हो तो भी। अगला केस कहता है वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू सच रिसिपेंट हु इज रजिस्टर्ड। अब वही चौथा केस आ गया, तो पता लग गया तुम्हारे को कौन करेगा। मूवमेंट शैल बी सेट बाय said to be caused by such recipient and shall generate e-way bill। कहता जी मेरा सप्लायर तो नालायक है, अनरजिस्टर्ड है, सामान तो मुझे खरीदना है इसके पास से, क्योंकि ये नायाब चीज कहीं और मिलती ही नहीं है। ये जनरली उन चीजों के रॉ मटेरियल होते हैं, इनके रिसिपेंट रॉ मटेरियल के परचेजर होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी चीज का मैन्युफैक्चरर है, उसकी परचेज का रॉ मटेरियल उसको गांव में भी मिलेगा ना, तो वो गांव से भी जाकर के लेकर के आएगा।
और गांव में बेचने वाला कभी कभी अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें डलती हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है कि एक ही बात गाड़ी को अकेले प्लास्टिक या फिर फाइबर से ही थोड़ी ना बन जाती है, या आयरन से ही थोड़ी ना बन जाती है, बहुत अलग अलग चीजें यूज होती हैं उसके अंदर। अच्छा खैर छोड़ो, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता। अब देखो आगे क्या कहता है ये, मैं सिर्फ पार्ट बी की बात कर रहा हूं अभी। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, हेलो रेलवेज आ गया, और बाय एयर और बाय वेसल। मतलब अब ये बंदे रोड को छोड़ करके कहीं और पहुंच गए हैं, तो कहता है ई वे बिल जो जनरेट किया जाएगा वो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किया जाएगा, बीइंग ए सप्लायर और रिसिपिएंट, हु शैल ईदर बिफोर और आफ्टर स्टार्ट द मूवमेंट फर्निश इन्फो इन पार्ट बी। यानी कि कंपल्शन वाली बात आ गई ना। कंपल्शन का है, वो तो बाद में भर सकते हैं पहले। अच्छा अच्छा, नहीं ई वे बिल भरने की कंपल्शन वाली बात आ गई रजिस्टर्ड पर्सन की, रजिस्ट्रेशन की कंपल्शन वाली बात कर रहा हूं मैं। बताता हूं, समझो, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रोड की ट्रांसपोर्टेशन में एक पर्सन भेजता है उसी का माल होता है, लेकिन रेलवे जब सामान भेजती है, रेलवे के अंदर जब सामान भेजा जाता है तो इसका भी जाएगा, उसका भी जाएगा, किसी थर्ड पार्टी का भी जाएगा, और ऐसे ही एयर में भी होगा। अकेले एरोप्लेन में तुम्हारा ही सामान जा रहा है, वेसल में अकेला वेसल तुम नहीं खरीद रखा हुए, तुम तो करोड़पति हो, एमडीएच मसाले से भी ऊपर हो गए। अकेले वेसल इसके ही चलते थे, अकेले वेसल इसी के चलते थे। आपको मालूम है किसी जमाने में सिर्फ एमडीएच मसाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे वेसल के अंदर। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ वो दादाजी नहीं, वो परदादाजी थे, वो अब तो खर्च हो गए वो। हाँ अच्छा सुनो तो क्या क्या भाषा मेरे को तुम लोग सिखा बैठे हो जो रिकॉर्ड भी हो जाती है। सुनो मेरी बात सुनो तो ना, हाँ मैं ये कह रहा था, रेलवे वाला पर्सन अगर सबके ई वे बिल चेक करने लगेगा या फिर ई वे बिल जनरेट करने लगेगा तो ये यात्रा कब शुरू करेगा भाई? आपकी एक कंबाइंड, आपने कहीं पहुंचना होता है, अकेले पहुंचना होता है तो आप तो पहुंच जाते हो अपने हिसाब से, लेकिन जब आपकी कंबाइंड पार्टी में चल रहे हो ना, आपका जो दोस्त होता है ना वो आपको डिले करवाता है, या फिर आप उसको डिले करवा देते हो। तो अगर ऐसा सीन हो जाए तो रेलवे तो अपने टाइम से चलेगी ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, कहता पार्ट बी जो है ना, हम यात्रा शुरू करने से पहले भी भर सकते हैं, यात्रा शुरू होने के बाद भी भर सकते हैं ई वे बिल। और बस एक बात याद रखना, जब तक गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे, उससे पहले पहले भर देना। और जनरली जो है ना, ट्रेन को बीच में ऐसे हाथ नहीं दिया जाता, रोक 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 रोक, वेसल को भी नहीं दे रहे आजकल, और हवाई जहाज को तो हम वैसे ही बाय करते हैं, वो हमारी बाय भी नहीं सुनता। लॉजिक है ना बेटा, लॉजिक है ना। लेकिन रोड पे चलते हुए ट्रक को कभी भी रुकवा सकते हैं, पुलिस वाला आएगा बाइक को आगे लगा देगा ऐसे। अब वो ट्रांसपोर्टर का मूड है उस टाइम का कि रात का अगर बना करके बैठा हुआ तो शायद वो उसको घसीट के ले जाए या फिर रोक ले। ऐसा होता है, ऐसा मत सोच लेना कि पुलिस वालों के साथ हादसे नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, और जब कोई ट्रांसपोर्टर अपना लाइसेंस दिखा देता है ना और सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखा देते हैं तो उसको एक्सीडेंट का नाम भी दे दिया जाता है। हाँ जी, अगर इफ यू आर लाइसेंस होल्डर और जाकर के पहले पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर रहे हो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, चाहे गलती तुम्हारी है, 3 साल से ऊपर की सजा नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट लगना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रंजिश थी, रोज भोगता था आज इसको रगड़ दूंगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अच्छा खैर, ये हम कहाँ चले गए क्रिमिनल केस के अंदर। अच्छा सुनो, तो ये बात समझ में आई, लॉजिकली है ना कि ये क्या होता है। लेकिन मेंडेशन किस चीज की है यहाँ पे? पर्सन रजिस्टर्ड ही चाहिए हमारे। और क्योंकि ना इन चीजों का मेंडेशन रजिस्ट्रेशन की है, ऊपर वाले में रोड में अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर रहा था, यहां पे अगर भेजेगा क्योंकि लंबी लंबी दूरियों का सामान होता है
तो आप रेलवे ले रहे हो जी, एरोप्लेन ले रहे हो, वेसल ले रहे हो, तो ठीक है, फिर पार्ट बी का आप क्या नाम है भर सकते हो। पार्ट बी इसमें व्हीकल नंबर में क्या भरना होगा? रेलवे का वो क्या नाम है डेस्टिनेशन भरता होगा, इनके भी होते हैं। व्हीकल नंबर? अरे दिल्ली से पुणे जाने वाली ट्रेन के वो नहीं होते क्या, नंबर्स नहीं होते क्या? अच्छा, वो पीएनआर नंबर वगैरह तुम डालते नहीं हो जब तुम पैसेंजर वाली होते, ऐसे ही गुड्स वाले की भी होते। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे ही इनके भी क्या नाम है पोर्ट्स होते हैं, वेसल के भी, एरोप्लेन के भी होते हैं, एरोप्लेन के भी होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, वो सबकी आइडेंटिफिकेशन तो होती है, वरना कोई भी माल कहीं भी पहुंचा देगा। और सबसे ज्यादा चेकिंग भी इसी में ही होती है सामान देते समय। हाँ, इंडियन रेलवे में नहीं होती वो मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वेसल और उसकी बात हो ना तो होता है। अच्छा खैर चलो, अब यहां पे पॉइंट्स कुछ हैं, उनको पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। और ये नॉर्मल पढ़ने जैसा ही है बिल्कुल, भाई थ्योरी है तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते ना। द प्री रिक्विजिट for generation of e-way bill is that the person who generate e-way bill should be a registered person in GST portal, and he should register e-way bill portal using GSTIN identification number। इसका मतलब क्या हुआ जी, कहता है हमारे को है ना ई-वे बिल कोई भी जनरेट करने से पहले जी प्री रिक्विजिशन हमारे को जनरेट करनी पड़ती है जीएसटी पोर्टल पे जाकर के। वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया था तुम्हारे को। इफ द ट्रांसपोर्टर इज जनरेटिंग ई-वे बिल बट ही इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, जीटीए वाला, ठीक है जी, अंडर जीएसटी लॉ इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट एनरोल ऑन ई-वे बिल पोर्टल बिफोर जनरेशन ई-वे बिल टू get 15 digit unique transportation ID called transit in। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ एक दिन वाला जो मैंने ओटीपी बोला था ना, तो मैंने कहा था ना अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या देगा नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन जाएगा जी आगे ट्रांसपोर्टर के पास में, हाँ भी बोलो, वो ट्रांसपोर्टर कहेगा जी भिजवा देंगे, लाओ अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारे पास तो नहीं है, लाओ फिर रजिस्टर रिसिपिएंट का दे दो, हमने कहा हमारे पास नहीं है, तो जाऊंगे अपना सामान वापस लेकर के। ट्रांसपोर्टर कहेगा ना ना सर जी, क्यों मेरे रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। एक दूसरा तरीका भी, क्या तरीका है जी, वो भी अनरजिस्टर्ड था, जिस पर्सन को जीटीए को तुम सहारा ले रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड था, तीन अनरजिस्टर्ड थे। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो सकता है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एक मिनट की, तो अब ये क्या करेगा, ये साइट पे जाएगा, कहता ठहरो ठहरो आप वापस मत लेके जाओ सामान, ये साइट पे जाएगा, फटाफट से एक यूनिक ट्रांसपोर्टेशन आईडी जनरेट कर लेगा फॉर द टाइम बीइंग के लिए, इस यात्रा के लिए, और उसका काम पूरा हो जाएगा। और उसके अंदर है ना सारी चीजों की डिटेल आती है, किसका माल है, एड्रेस क्या है सामने वाले पर्सन का, कहां लेकर के जा रहा है, तू किस व्हीकल से क्या नाम है लेकर के जा रहा है, कितने दिनों में सामान पहुंचेगा, वो सारा कुछ एक दिन के लिए वैलिडेट होता है। मतलब एक दिन क्या, एक बार के लिए, एक दिन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, एक बार के लिए वैलिडेट होता है, ठीक है जी। अच्छा आगे सुनो जी, नो नीड टू कैरी ई-वे बिल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू रेलवे। वैसे भी कितनी पर्चियां इकट्ठी करोगे भाई रेलवे के अंदर, इतने सारे लोगों का। हाउएवर रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस ई-वे बिल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी कि ठीक है, तुम पार्ट भी उससे नहीं भरवा रहे, अभी सामान यात्रा शुरू हो चुकी है सामान के साथ, लेकिन अभी बोला था ना डेस्टिनेशन पे पहुंच करके जब तक ई-वे बिल नहीं दोगे ना उसको, वो सामान नहीं देने लगा तुम्हारे को रेलवे वाला, क्योंकि उसको वो ले तो आया है अपने साथ में तुम्हारा कानूनी और गैर कानूनी सामान, लेकिन तुम्हारे सुपुर्द यानी कि डिलीवर तभी करेगा जब तुम उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन दो। बात समझ में आई? तो उसके कब्जे में ही रहेगा तब तक। और वैसे मैं तुम्हारे को बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, जैसे हमारे पैसेंजर ट्रेन के स्टोर रूम्स होते हैं ना, चीजें खोया पाया विभाग में जब्त होकर के चली जाती हैं, ऐसे ही इनके स्टोरेज रूम भी होते हैं, गुड्स के लिए भी होते हैं।
और ऐसे ही रेलवे के साथ नहीं, कार्गोस पे भी होता है। और मजे की बात बता दूं तुम्हारे को, कार्गो वहां पे कोस्टल पोर्ट्स पे भी होते हैं ऐसी जगहें। और एक और बात बता दूं, अगर टाइम से सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा माल जब्त हो या ना हो, जब्त करके वो क्या करेंगे, वो उसको नीलाम भी कर सकते हैं जब्त करके। और दूसरी चीज, अगर आप 3 दिन बाद आते हो छुड़ाने के लिए, तुमसे वो लेट चार्जेस लेते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे रखने का किराया तुम्हारी वजह से बढ़ा है। लेकिन ये आगे की कहानी, ई वे बिल से इसका कोई लेना देना। तो ये आगे के कॉन्सिक्वेंसेस बता दी मैं भावुक को। रेलवे वेसल में सप्लायर और रेसिपिएंट उन दोनों से कोई रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं हुए तो वो ऐसे कोई बात नहीं, वो उसने अपना तो एक दिन का वो कर रखा है, वो ले सकते हैं ना। हाँ। एक दिन या एक बार? एक बार यार, मेरे मुंह से एक दिन निकल जाता है बार बार। वो एक दिन ही बैठ। एक बार का, ठीक है। और दोबारा से करना हो तो दोबारा, हाँ, दूसरा लेना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा। तुम जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन करते हो ओटीपी हर बार लेते हो ना। ओटीपी का मतलब क्या, वन टाइम पासवर्ड, ऐसे ही उनका भी होता है। अच्छा सुनो, आगे देखो जी, डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ, यानी कि पार्ट बी की ये डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, पार्ट बी की डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर गुड्स जो है ना 50 किलोमीटर के दायरे में जा रही है। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, समझाता हूं। ये देखो, ये रहा हमारा आनंदपुर नहीं, आनंद विहार स्टेशन। आनंद विहार वैसे तो पैसेंजर के लिए, गुड्स के लिए भी है। और ये रहा हमारा गाजियाबाद, लेकिन ये है दिल्ली और ये है यूपी। 50 किलोमीटर के अंदर का दायरा है इसके, तो उसके लिए बोला विद इन सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कि इंट्रा स्टेट होना चाहिए ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला जी, डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पार्ट बी रिक्वायर्ड नहीं है। पार्ट बी का ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर सामान जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, 20 किलोमीटर तो उससे पहले बोल दिया था। 20 किलोमीटर किसके लिए था? वो हाईवे वाला। अब मैं इसका कत्ल कर दूंगा लड़की का। हाँ वैसे तो 200 नहीं था। हाँ, फिर लेकिन अगर वो बड़ा वाला लेके जाता तो वो 20 था ना। मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। सर इसके नीचे ही है वो 6 वो ऐसा वेट। हाँ वेट वाला। तो तुम 200 के साथ नहीं कोरिलेट कर रहे, इसको 20 के साथ क्यों कर रहे हो? हाँ, जिसकी लिमिट ही 20 होगी उसको तुम 50 की एग्जम्पशन दे दोगे? खुद सोचो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी ऐसा होता था क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हम तो जनरल वे की बात कर रहे हैं ना, जनरल वे में। और एक बात और बता दूं दीदी आपको, इंट्रा स्टेट के अंदर वो मल्टी डायमेंशनल नहीं चलते। इंट्रा स्टेट में हाँ, वो इंटर स्टेट पे ही चलते हैं। हाँ ऐसा भी है, क्योंकि सड़कों के जो साइज होते हैं वो उनके हिसाब से होते हैं ना। सोचो वो मल्टी डायमेंशनल वाला ये तुम्हारे जनकपुरी वाली रोड से जा रहा है और उसको कट नहीं मिला, उसने यू टर्न मारना है, अब तो फंस गया, क्योंकि ये रोड ही उतनी चौड़ी नहीं है। वहां तो हाईवेज पे तो 8, 9, 10 लेन की रोड होती है, वहां चलते हैं वो। 20 से क्यों कर रहे हो उसको कंपेयर? अच्छा सुनो, तो बात समझ में आ गई कि विद इन सेम स्टेट या स्टेट यूनियन टेरिटरी में हो, 50 किलोमीटर से कम का हो। और कहता है फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। नहीं समझ में आया ना? मैं समझा देता हूं। एक बात बताओ, ये है ए सप्लायर, ये है संता सिंह ट्रांसपोर्टेशन। सरदार जी बैठे हुए ट्रक लेकर। अच्छा, सप्लायर के पास से संता सिंह तक सामान जाएगा। अब अल्टीमेटली तो किसके पास में जाना था? रेसिपिएंट के पास जाना था। मान लो वो कौन है? बी।
रेसिपेंट, मैंने रिसिप्ट लिख दिया, हाँ ठीक है सर, आर ही लिख देता हूं सिर्फ, ये रेसिपेंट है। तो 50 किलोमीटर के अंदर का दायरा हो, 50 नहीं कह रहा मैं, इसको 49 ही कर देता हूं। तीसरी कंडीशन है ये, तुम यहां से यहां तक 40 किलोमीटर गए और दिल्ली से दिल्ली में गए, और सामान कहां से कहां तक जा रहा था, सप्लायर से ट्रांसपोर्टर तक जा रहा था, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बात बताना, यहां से सप्लायर से संता सिंह ट्रांसपोर्टर तक जाने के लिए ये अपना कन्वेंस यूज करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसे हमने नहीं छोड़ा हुआ था इसको कि तू डिटेल ना दे। ये किलोमीटर ही बहुत थोड़े थोड़े से होते हैं, बात समझ में आई? अपना करे चाहे हायर वाला करे, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, ये समझ में आ गया। अच्छा, और फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी, ये भी होता है। आओ समझा दूं, आओ समझा दूं। तुम्हें लगेगा अरे सर ऐसे कैसे, लेकिन ये तो मेरा कोरोना के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो अब ना ये जो संता सिंह था ना, संता सिंह ट्रांसपोर्टर, ये सामान है ना बी की लोकेशन तक नहीं लेके जाता था। अब हटा देता हूं इसको यहां से, बी की लोकेशन तक नहीं लेके जाता था। कहां पे लेके जाता था? जहां पे इसके ट्रक्स लगते थे एक जगह, मान लो मुंबई, नहीं मुंबई तो फिर दिल्ली से दिल्ली में नहीं रहेगा ना, हाँ चलो मुंबई, मुंबई ही ले लेता हूं, और ये रिसिपेंट भी है मुंबई में। तुम ये कहोगे कि सर दिल्ली से दिल्ली का ये, देखो अब यहां से ट्रांसपोर्टर यहां पर, ये भी संता सिंह ट्रांसपोर्टर है, उसी का ये अड्डा है मुंबई में। इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इस वाले ट्रैवल के लिए कह रहा हूं। मतलब ये हो सकता है 49 किलोमीटर तक। तो अब क्या हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। तो देखो मैंने काटा किसको है, जब वो दिल्ली से मुंबई चला गया था उसको काट दिया, उसके लिए नहीं है ये एक्सेप्शन। समझ में आई बात? क्योंकि एक तो नंबर 1 दिल्ली से मुंबई जाने का 50 किलोमीटर से ऊपर है, नंबर 2 दिल्ली से मुंबई जाने में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की टेरिटरी है वो इंट्रा नहीं रहती, और नंबर 3 ये यहां से सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के ठिकाने से रेसिपेंट तक के लिए बोला था, जबकि दिल्ली से मुंबई ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन का ठिकाना है। तो हमने ना तीनों चीजें करनी है। ध्यान से दोबारा से एक बार फिर सुन लो, ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कि जब आप घर से सामान लेकर के ट्रांसपोर्टर के पास जाते हो, नंबर 1 वो 50 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, नंबर 2 विद इन सेम टेरिटरी होनी चाहिए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और नंबर 3 आप लेके गए हो ट्रांसपोर्टर के पास में, वो वाला है रेसिपेंट से ट्रांसपोर्टर के ठिकाने तक। और अब आगे दूसरे वाले सीन में समझ जाते हैं कि दिल्ली से मुंबई, क्या उसके लिए डिटेल नहीं डालेंगे चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, डिटेल डालनी पड़ेगी। अब वहां पे ट्रांसपोर्टर का ठिकाना था मुंबई में, और मुंबई के ही लोकल शहर में कहीं जाना था, लोकेलिटी में ही जाना था, जो कि 50 किलोमीटर के अंदर है। नंबर 1 मुंबई से मुंबई है, नंबर 2 और नंबर 3 ट्रांसपोर्टर से सामान कहां जा रहा है जी? रिसिपेंट के पास में जा रहा है, यानी कि रिसिपेंट लेने आया होगा ट्रांसपोर्टर के पास में, तब ये डिटेल ई वे बिल में डालने जरूरी नहीं। लेकिन अगर तुम 50 किलोमीटर से ऊपर चले गए, स्टेट बदल गया तुम्हारा, तो भाई साहब फिर तुम्हारे को ये, और जो आगे सामान जा रहा था स्टेट बदल गया, तो मतलब 50 से ऊपर भी चले गए और स्टेट भी बदल गया तुम्हारा, तो तुम एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे आ गए हो। अब तुम्हारे को ई वे बिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी। मजा आया? समझ में आई बात?
ठीक है जी, इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और बचे हैं जिसको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वैलिडेशन ऑफ ई वे बिल मैंने तुम्हें करा दिया, घर जाकर के ना एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। और इसके अंदर 15.6 तक तो हम पहुंच गए थे, 15.10 तक है, और मेजर पार्ट में इसका करा चुका हूं तुम लोगों को, 12 तक है, 13 तक। और बस आगे की जो चीज़ें हैं ना वो थ्योरी बेस्ड ही है। ये पूरा ई वे बिल ही वैसे तो थ्योरी बेस्ड था, लेकिन थ्योरी बेस्ड के अंदर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे आपकी बारी के एग्जाम में आए थे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।